स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, उसमें पहला है वाटर। फोर कॉन्सेप्ट्स एंड डिफिनेशंस। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेचुरल कंडीशन। अच्छा, नेचुरल कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन अर्थ हाइड्रोस्फीयर। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर विद इन अर्थ हाइड्रोस्फीयर। उसमें प्रोसेस हो गई थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी 2.5% of the total water is fresh water. और ग्लेशियर एंड आइस कैप 68%, ग्राउंड वाटर 30.1% में सरफेस वाटर। जो टोटल फ्रेश वाटर है 2.5%, इसमें से ये फ्रेश वाटर जो है सबसे ज्यादा है वो ग्लेशियर और आइस कैप में है, अराउंड 68%। 70% तो ग्लेशियर और आइस कैप में है, बाकी 30% जो है लगभग वो ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर केवल 1.2% है जो हमारे मेनली यूज आ सकता है। ग्राउंड वाटर 30% और सरफेस वाटर 1.2%। तो फ्रेश वाटर टोटल वाटर के तो 2.5% है, उसमें भी 70% ऑलमोस्ट इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में है। तो हमारे पास कुल यूज करने लायक जो बता है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर मिला के 32% के आसपास है। ब्लू ब्लू वाटर वर्सेस ग्रीन वाटर। ब्लू वाटर का मतलब है जो रिवर्स, लेक्स और एक्वाफर्स में है, और ग्रीन वाटर का मतलब है सॉइल मॉइस्चर यूज बाय प्लांट्स। तो ग्रीन वाटर में सॉइल मॉइस्चर आ जाता है, ब्लू वाटर में आ जाता है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। मेनली सॉइल मॉइस्चर आता है ग्रीन वाटर में। वाटर पावर्टी इंडेक्स एक है, कहाँ पे कितनी पावर्टी है, सबसे कम सबसे ज्यादा ये ब्लू वाले एरिया में सबसे ज्यादा है वाटर पावर्टी, वेरी हाई। इंडिया में लो है। लेटेस्ट डाटा और इंडिसेस। डिस्ट्रीब्यूशन वाटर, हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं, उसमें वाटर देख रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। क्लाइमेट शॉक्स लाइक इरेटिक मानसून, इंक्रीजिंग वाटर एक्सेस इन एग्रीकल्चर। ये बोले हैं क्लाइमेट शॉक्स लाइक इरेटिक मानसून, इंक्रीजिंग वाटर एक्सेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 डाटा बोल रहा है कि एग्रीकल्चर कंज्यूम 70% ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली। 70% ऑफ फ्रेश वाटर ग्लोबली। इफिशियंसी इन इंडिया इज लो। इरिगेशन एफिशिएंसी इंडिया में केवल 30 से 40% है। और एफओ का डाटा बोलता है कि एग्रीकल्चर 70% फ्रेश वाटर कंज्यूम करता है। टोटल कंज्यूम का 70% एग्रीकल्चर में है। फिर आते हैं ग्लोबल वाटर स्कैर्सिटी क्या है। 2 बिलियन पीपुल लैक सेफ वाटर, यूएन 2024 बोलता है, ठीक है। वाटर थ्रेशोल्ड अक्रॉस अक्रॉस इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, मीना एंड सब मीना एंड सब अफ्रीकन कंट्री, सब सहारन अफ्रीका। वाटर थ्रेशोल्ड क्रॉस इन एक्सेस का थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ है इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, मीना एंड सब सहारन अफ्रीका, ठीक है। वर्ल्ड बैंक 2024 की रिपोर्ट बोलती है ग्लोबल जीडीपी कुल डिक्लाइन बाय 6%, बाय 6% बाय 2050 ड्यू टू वाटर रिलेटेड इम्पैक्ट्स। ये ठीक है, ये डाटा कोट करा जा सकता है। ग्लोबल जीडीपी कुड डिक्लाइन बाय 6% बाय 25 ड्यू टू वाटर रिलेटेड इम्पैक्ट, ये डाटा हो गया। एग्रीकल्चर कंज्यूम 70%, एक दूसरा डाटा ये हो गया। और इंडिया में इरिगेशन एफिशिएंसी लो है, 30 से 40% है, ठीक है। ये तीन चार डाटा हो गया मेनली। और इधर ये है कि केवल 2.5% फ्रेश वाटर है, और उसमें भी 70 60% आइस कैप्स में है। अब ये इंफोग्राफिक दिया हुआ है 2023 में एफएओ ने रिलीज किया
डाटा, एग्रीकल्चर 70% कंज्यूम करता है वो बोला, और इंडिया की इरिगेशन एफिशिएंसी 30 से 40% है। यूएन वाटर वो यूएन वाटर स्कार्सिटी रिपोर्ट बोलता है कि 2 बिलियन पीपुल लैक सेफ वाटर ग्लोबली। तीसरा है वर्ल्ड बैंक जीडीपी वार्निंग है कि इट विल डिक्लाइन बाई 6%, 6% डिक्लाइन होगा बाई 2050। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है क्लाइमेट शॉक ने वाटर स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया है इन इंडियन एग्रीकल्चर। और ये है कि जीडीपी डिक्लाइन वही जो वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 2050 तक 6% हो जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडिसेज। ये ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023, ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक्स अमंग हाई रिस्क कंट्रीज। ठीक है, ये भी ठीक है डाटा, ज्यादा तो क्या ही करेंगे डाटा को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलती है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलती है अर्बन वाटर डिमांड एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 80%। अर्बन वाटर डिमांड एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 80% बाई 2050। ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, मानसून डिपेंडेंस। क्लाइमेटिक कंडीशन डिवाइड इन्फ्लुएंस करती हैं ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। उसमें रेनफॉल पैटर्न कैसा है वो, मानसून डिपेंडेंस, जैसे साउथ एशिया मानसून डिपेंडेंस है तो ओनली ओनली 4 मंथ में 80% रेनफॉल रिसीव होता है। टोपोग्राफी दूसरा डिसाइड करता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। ग्लेशियर्स एक्ट एज वाटर रिजर्वायर। फिर तीसरा ह्यूमन फैक्टर्स, ओवर एक्सट्रैक्शन, पॉल्यूशन एंड इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब आ जाते हैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरव्यू क्या है। हाई फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ है? अमेजन बेसिन में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। हाई फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी वाले एरियाज में हम आ गए अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन। अमेजन बेसिन फर्स्ट लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है, कांगो बेसिन सेकंड लार्जेस्ट है ड्रेनेज बेसिन। यहाँ फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है। ग्रेट लेक्स जो नॉर्थ अमेरिका में है, वहाँ पर 21% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस फ्रेश वाटर। वाओ, 21% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस वाटर है। फिर साइबेरियन रिवर्स, चाहे ओब हो गई, एनईसी हो गई और लेना, ये है हाई फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी रीजन। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ग्रेट लेक्स और साइबेरियन रिवर्स। अब आते हैं वाटर स्कार्स रीजन्स कौन से हैं। मीना का मतलब होता है मिडिल अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो एक तो ये हो गया, इसमें नॉर्थ अमेरिका वाटर स्कार्स रीजन में है, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, उसमें सऊदी अरेबिया वगैरह। नॉर्थ अमेरिका तो मोनली कोल्ड डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका, और ये मिडिल ईस्ट ये हॉट डेजर्ट है। नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट वाटर स्कार्स रीजन में हो गए, और सेंट्रल एशिया अरल सी एरिया, और वेस्टर्न यूएसए कोलोराडो रिवर डिप्लीशन। ठीक है, पूरा नॉर्थ अमेरिका बोल देना ही ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया, ये है वाटर स्कार्स रीजन्स। ठीक है, अब आप ये अगला है कि अब आप ये देखते हैं साउथ एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का क्या सिचुएशन है। इंडिया में 4% ऑफ फ्रेश वाटर एंड 80% ऑफ पॉपुलेशन, और स्ट्रेस सिचुएशन है, वाटर स्ट्रेस सिचुएशन। 4% फ्रेश वाटर, 18% ग्लोबल पॉपुलेशन। मेजर रिवर्स हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड महानदी। सीजनल रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया, काजिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। साउथ एशिया में आ जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, और ग्राउंड वाटर ओवर यूज हो रहा है मेनली, तो पर्टिकुलरली इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। साउथ ईस्ट एशिया का अगर देखा जाए तो मेकांग रिवर हो गया थ्रेटन बाई अप स्ट्रीम डैम प्रोजेक्ट्स इन लाओस एंड चाइना। एशियान में अगर इन एशियान इनिशिएटिव फॉर वाटर कोऑपरेशन अंडरवे, मेकांग रिवर कमीशन में ये लोग वाटर कोऑपरेशन पे कर रहे हैं काम। करंट अफेयर्स क्या है इससे इसके, 2024 में डिस्प्यूट बिटवीन लाओस एंड कंबोडिया ओवर मेकांग
लाओस और कंबोडिया में डिस्प्यूट चल रहा है मेकांग डैम बिल्डिंग में। अभी तो वार वगैरह भी हुआ है दोनों में, रिसेंटली 10 दिन पहले की न्यूज। 2024 इंडिया लॉन्च अटल भूजल योजना फेज 2, फोकसिंग ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर रिचार्ज फेज 2 इन्होंने लॉन्च किया है। अब आगे मूव करते हैं, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन डिपेंडेंसी। 12 मेजर रिवर बेसिन हैं, 16 मीडियम और 14 माइनर। 12 मेजर, याद रखना है, 12 मेजर और बाकी मिला के ये 14 से 60 है, मीडियम और माइनर। 12 मेजर रिवर बेसिन है इंडिया में। ग्राउंड वाटर एक्सपेंडिचर क्या है? ओवर 60% ऑफ इंडिया इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स कम फ्रॉम ग्राउंड वाटर। 60% ऑफ इंडिया इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ग्राउंड वाटर से आती है। 2024 का है नेशनल एक्वाफर मैपिंग प्रोग्राम एक्सपेंडेड कवरेज इन वल्नरेबल रीजन्स। नेशनल एक्वाफर मैपिंग प्रोग्राम, उसका कवरेज इन्होंने बढ़ा दिया है इन वल्नरेबल रीजन्स। अर्बन वाटर स्ट्रेस, सिटीज लाइक बेंगलुरु, चेन्नई फेस डे जीरो लाइक सिनारियो। डे जीरो का मतलब जितना रिप्लेनिश हुआ वो कंज्यूम हो गया। नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, वहां से आप नीति आयोग से कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स वन करता है इमिनेंट वाटर क्राइसिस। इमिनेंट वाटर क्राइसिस ये मतलब अगर आप मेजर नहीं लोगे तो वाटर क्राइसिस आ ही जाएगी या आ ही गई है। चैलेंजेस और इश्यूज क्या हैं? क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, अल्टर। एक तो ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है जिससे लीन सीजन वाटर नहीं अवेलेबल है, दूसरा रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इंडिया फर्स्ट है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में। अब आते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हो रहे हैं। कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, महादाई रिवर हो गया, गोवा और महाराष्ट्र के बीच, गोवा और कर्नाटक और महाराष्ट्र। वाटर पोल्यूशन पे अगर आ जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप हो रहा है, सीवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ हो रहा है जिससे एल्गल ब्लूम वगैरह भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप में देखा जाए कि डैम्स जो हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, पुअर कनाल नेटवर्क है, सीपेज होता है, सैलिनाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी क्या है इसमें? जल जीवन मिशन टारगेट करता है हर घर नल से जल, टैप वाटर कनेक्टिविटी। अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पे फोकस करती है। नमामि गंगे प्रोग्राम ये है इंटीग्रेटेड रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। फिर गवर्नमेंट जल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री कैच द रेन कैंपेन, फोकस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन। बेस्ट प्रैक्टिसेज अगर देखा जाए तो वो है इजराइल की है वाटर मैनेजमेंट मॉडल। वो यूज करते हैं ड्रिप इरिगेशन, डिसैलिनेशन और वाटर वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड डिसैलिनेशन इजराइल की मैनेजमेंट टेक्निक है। मेकांग रिवर कमीशन जो है एशियान कंट्री ज्वाइंट कोऑपरेशन मॉडल है मेकांग रिवर कमीशन का। इसमें वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस क्या है? इंडिया को शिफ्ट करना चाहिए, शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई साइड टू डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो डिमांड ही कम करना है हमको, हम लोगों को डिमांड रिड्यूस करना है। उसके लिए क्या करना होगा? इफिशियंट यूज करना होगा। अभी हम लोग फोकस करते हैं ज़्यादा ज़्यादा डैम बनाने पे, मोर सप्लाई साइड तो ठीक है लेकिन हमको डिमांड कम करनी है। दूसरा है कि मैसिव अर्बन रिसाइकलिंग, ग्रे वाटर यूज करना है रिसाइकिल करके अर्बन एरियाज में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मूव अवे फ्रॉम वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक सुगर केन एंड पैडी इन सेमी एरिड जोन्स, ठीक है। स्ट्रेंथन ट्रांसबाउंडरी वाटर गवर्नेंस mechanism such as with China and Nepal. Linkages with the SDG, SDG 6 बोलता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 13 है क्लाइमेट एक्शन और 15 है लाइफ ऑन लैंड। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज में। दूसरा है सॉइल, हमने वाटर देख लिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्सेज में हमने वाटर देख लिया, अब सॉइल पे आते हैं। कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन इसका है क्या है? सॉइल एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर
एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट लाइफ। तो ये मेनली बना होता है सॉइल जो है मिनरल से, ऑर्गेनिक मैटर से, वाटर और एयर से, जो कि कैपेबल होता है प्लांट लाइफ सपोर्ट करने के लिए। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स क्या हैं? क्लोर, ClO, RPT, ये फैक्टर्स हैं। एक तो होता है सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स में क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गए, रिलीफ जो टोपोग्राफी बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल और टाइम। ये होता है पेरेंट रॉक मटेरियल है। क्लाइमेट की वजह से वेदरिंग होती है। ये क्लाइमेट के रोल से ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमस कंटेंट आता है। और रिलीफ और टोपोग्राफी की वजह से रोल ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा स्लोप ज्यादा हाई है और स्लोप कम है, कम स्लोप में ज्यादा थिक सॉइल होती है क्योंकि, और हाई स्लोप में एकदम ड्रेन हो जाती है सॉइल, तो यहाँ पतली सॉइल होती है। तो हिल्स एरिया में बहुत पतली सॉइल होती है, प्लेन्स में क्योंकि ये सब नीचे घिसक जाती है, प्लेन्स में थिक सॉइल होती है। तो रोल हमने देख लिया, रोल हो गया पेरेंट मटेरियल जो रॉक बोलते हैं उसका रोल हो गया। तो क्लाइमेट का रोल है क्या, वेदरिंग इरोजन से छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का रोल है क्या, वो ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। और फिर पेरेंट मटेरियल देख लिया। टाइम, टाइम का ये होता है कि टाइम सॉइल ओरिजिन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो एकदम रिसेंट सॉइल होती है उसमें बहुत कम ओरिजिन डेवलप होते हैं, जैसे OAEB, इसमें से उसमें केवल एक आध ही ओरिजिन डेवलप होता है। तो हमने इसलिए देखते हैं ऑरिजिन ऑर्गेनिज्म ह्यूमस प्रोवाइड कराता है, रिलीफ और जो टोपोग्राफी होती है सॉइल की थिकनेस डिसाइड करती है। पेरेंट मटेरियल मेन मटेरियल कंटेंट प्रोवाइड करता है। सॉइल कैल्सिक होगी या सिलिका SCS होगी, ये डिपेंड करता है मटेरियल कैसा है। जैसे लाइमस्टोन एरियाज में तो वो कैल्शियम ज़्यादा रिच होगा। वैसे फिर ये हमने देख लिया, रिलीफ थिकनेस डिसाइड करती है, पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है सॉइल का मेन टाइप, और टाइम डिसाइड करता है कितने उसमें मैच्योर सॉइल होगी, कितना ओरिजिन डेवलप होंगे। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी होती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल्स फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग। ठीक है। अब इसमें हो गए सॉइल के टाइप्स इन्होंने लिखे हैं, जोनल सॉइल्स, इंट्रा जोनल्स और आजोनल्स। जोनल का मतलब जिसमें जोन्स डेवलप हुए, जो अभी हमने OEB की बात करी, इसमें जोन्स डेवलप हैं। ये पेरेंट मटेरियल वाला है, वो है ह्यूमस वाला A और EB करके ऐसे जोन बना होता है, उनको जोनल सॉइल बोलते हैं। आजोनल सॉइल जैसे एलुवियल सॉइल अभी रिसेंट बनी होती है, इसमें जोन्स डेवलप नहीं होते। और इंट्राजोनल सॉइल्स, लेटेस्ट डाटा क्या है और इंडिसेज और ट्रेंड्स क्या है? UN स्टेटस ऑफ वर्ल्ड सॉइल रिसोर्स रिपोर्ट 2024, तो ये बोलती है 33% ऑफ अर्थ सॉइल आर मॉडरेटेड टू हाई डिग्रेडेड। UN स्टेटस ऑफ वर्ल्ड सॉइल रिसोर्स, UN स्टेटस। तो इतना याद रखेंगे, 33% ऑफ सॉइल मॉडरेटेड टू हाईली डिग्रेडेड है, 33%, ठीक है। ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप FAO है, FAO का 2023 है। बोलता है सॉइल इरोजन अफेक्ट्स अबाउट 75 बिलियन टन्स ऑफ फर्टाइल सॉइल एनुअली। क्या करेंगे ये सब जान। वर्ल्ड सॉइल डे 2024 की थीम है सॉइल एंड वाटर, ए सोर्स ऑफ लाइफ, हाईलाइटिंग द इंटरलिंकेजेस ऑफ सॉइल हेल्थ एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वो तो हर कोई को पता है वाटर कंजर्वेशन और सॉइल हेल्थ कैसे रिलेटेड है। अगर सॉइल हेल्थ अच्छी है, उसमें ह्यूमस कंटेंट है तो सॉइल मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो वाटर को वो कंजर्व करेगा, कंजर्व करेगा। परसेंटेज ऑफ अर्थ, 33% बोल रहे हैं मॉडरेटेड टू हाईली डिग्रेडेड है। ये उसका रिपोर्ट है, UN का वर्ल्ड सॉइल रिसोर्स रिपोर्ट। यही एक ही याद रखेंगे हम, UN का वर्ल्ड सॉइल रिसोर्स रिपोर्ट, जिसमें 33% सॉइल जो है मॉडरेटेड टू हाईली डिग्रेडेड है। और 75 बिलियन टन ऑफ फर्टाइल सॉइल इरोडेड, ठीक है, इतना ही याद रखेंगे, 33% मॉडरेटेड टू हाईली डिग्रेडेड है। इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस क्या है? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, साउथ एशिया अमंग द वर्स्ट वल्नरेबल रीजन्स, नहीं याद रखेंगे। ग्लोबल लैंड आउटलुक, ये याद रखेंगे, ग्लोबल लैंड आउटलुक 2.0। ग्लोबल लैंड आउटलुक 40% ऑफ वर्ल्ड लैंड डिग्रेडेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। ग्लोबल सॉइल टाइप्स,
ग्लोबल सॉइल टाइप्स देख लेते हैं एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल टाइप्स क्या हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैप होना चाहिए इसके लिए तो। नहीं, लेटराइट सॉइल की बात करते हैं। लेटराइट सॉइल वहाँ पाई जाती है, इसमें आयरन रिच होती है, इसलिए इसका कलर रेड सा होता है। और वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है लेटराइट सॉइल रीजन में। इसलिए क्या होता है कि उसमें जो बेसेज होते हैं, कैल्शियम होता है, वो सारे लीच कर जाते हैं नीचे, केवल आयरन बचता है। ये होता है लेटरल सॉइल ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, जैसे ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया और कांगो हो गया। और ये क्योंकि ये सारी चीज़ें लीच हो जाती है, बचता केवल आयरन एल्युमिनियम है। जब सारे बेसिस या कैल्शियम वगैरह रीच हो गए, यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट इसलिए पुअर है, सारा सब कुछ पानी के साथ नीचे लीच कर गया हाई रेनफॉल की वजह से। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। फिर यही बचता है, बाकी सब नीचे चला जाता है। फिर चर्नोजेम्स बोलते हैं, चर्नोजेम्स ये डेजर्ट सॉइल है। चर्नोजेम्स ब्लैक सॉइल, अच्छा चर्नोजेम, हाँ चर्नोजेम्स ब्लैक सॉइल यूक्रेन, रसिया, यूएसए और प्रेरीज में पाई जाती है। वेरी वेरी फर्टाइल हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वेरी फर्टाइल हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। ये चर्नोजेम है, ये ग्रासलैंड की सॉइल है, और इसका ब्लैक कलर होता है इसमें हाई ह्यूमस कंटेंट की वजह से, क्योंकि ग्रासेज जो सूख के उसमें जाती है तो ह्यूमस ज्यादा बनता है। चर्नोजेम हो गया, ये हो गया ग्रासलैंड सॉइल होती है। ये यूक्रेन, ये भी ग्रासलैंड है, रसिया और यूएसए का प्रेरीज, इसमें वेरी हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है और ये फर्टाइल होती है। लोएस्ट सॉइल, लोएस्ट सॉइल चाइना में वो पाई जाती है, लोएस्ट प्लेटू में, और यूएसए मिडवेस्ट में। फाइन ग्रेन, हाईली फर्टाइल। ये लोएस्ट का इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि विंड ब्लोन है, विंड ब्लोन डिपोजिट्स होते हैं। येलो रिवर बोला जाता है यहाँ चाइना की हुआंगरो को, क्योंकि उसका इस कलर इन्हीं डिपॉजिट्स की वजह से येलो हो गया है। फाइन ग्रेन, हाईली हाईली फर्टाइल और विंड ब्लोन डिपॉजिट्स, ये चाइना में। और हमने तीन देख लिया। लेटराइट सॉइल, ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। चैनोजेम से होता है, ग्रासलैंड की सॉइल है, इसका ब्लैक कलर हाई ह्यूमस की वजह से होता है, ऑर्गेनिक मैटर हाई होता है। लोएस्ट सॉइल होती है, एयर के द्वारा बहा के लाए गए बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन ग्रेन, और हाईली फर्टाइल होती है, चाइना और यूएसए में पाई जाती है। नेक्स्ट पे हम देखते हैं पोर्ट जोल सॉइल, नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा। ये एसिडिक होती है और लो फर्टिलिटी होती है। एक प्रोसेस होती है पोर्टजोलाइजेशन, पोर्टजोलाइजेशन। इसमें होता क्या है कि जो जहाँ पे पाइन ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन ट्री, इनकी जो ये लीव्स होती हैं, इनमें एक एसिड पाया जाता है। तो ये लीव्स जब डिकम्पोज होती हैं, तो वो इस एसिड और वाटर दोनों मिलकर लीच करके सारी जो, जैसे उसमें हो रहा था लेटराइट में, कैल्शियम मैग्नीशियम सारे सॉल्ट को लीचिंग कर देती हैं। तो जब सॉल्ट, मेनली बेसेज बेसेज हैं ये, जब बेस लीच हो जाता है तो केवल एसिडिक बेस चला जाएगा, तो एसिड बचेगा केवल ऊपर। और ये इसमें इसकी जो पाइन पाइन लीव्स होती हैं, ये इसमें एसिडिक एक्सट्रैक्ट होता है। तो कुल मिला जुला के सारा बेस चला जाता है नीचे लीच करके, केवल बचता है एसिडिक सॉइल। उसको बहुत ज्यादा लो फर्टिलिटी होती है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। मेनली टैगा, जहाँ टैगा फॉरेस्ट मतलब वो जिसमें पाइन लीव्स होती हैं, टैगा मतलब पाइन, पाइन ट्रीज। तो ये पॉटजोल सॉइल जो होती है, हाईली एसिडिक होती है, क्योंकि सब कुछ लीच कर जाता है जहाँ पाइन ट्रीज एरिया वाले एरियाज होते हैं, मतलब एकदम नर्दर्न टैगा वाले, वहां पे पाई जाती है। उसमें हो गया कनाडा, यूरोप, नर्दर्न। डेजर्ट सॉइल हम आते हैं, ये पाई जाती है, सैंडी होती है, लो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मैटर होता है। ये फर्टाइल होती है, लेकिन अगर वाटर मिलेगा तो इसमें क्रॉपिंग की जा सकती है। डेजर्ट सॉइल सहारा रीजन में, अरेबियन पेनिनसुला और इंडिया का थार डेजर्ट। टुंड्रा सॉइल आर्कटिक रीजन में पाई जाती है, ये हमेशा परमाफ्रॉस्ट है, लो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में होती है। एलुवियल सॉइल हम लोगों ने देखा था, रिवर वैलीज में पाई जाती है, और ये अजोनल होती है, इसमें जोन्स डेवलप नहीं होते। वेरी फर्टाइल होती है, और पीरियाडिक रिप्लेनिशमेंट बाय फ्लड्स। अब आते हैं हम लोग साउथ एशिया, स्पेशल फोकस करते हैं साउथ का एंड साउथ ईस्ट एशिया पे। उसमें साउथ एशिया, इंडिया का देखते हैं। इंडिया में एलुवियल साइट्स इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स,
ब्लैक जो रिगुड सॉइल होती है इन डेक्कन प्लेटू, रेड सॉइल इन तमिलनाडु, नाडु एंड कर्नाटका। बांग्लादेश की बात करें तो डोमिनेटेड बाय फर्टाइल एलुवियम केवल। पाकिस्तान में इंडस बेसिन में एलुवियल, बाकी सब डेजर्ट सॉइल इन सिंध। साउथ ईस्ट एशिया में देखा जाएगा तो ट्रॉपिकल लेटराइट सॉइल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, लेटराइट सॉइल वाइड स्प्रेड इन इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड वियतनाम। और मेकांग डेल्टा में हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल पाई जाती है। करंट अफेयर्स लिंक क्या है? 2024 सीवियर सॉइल इरोजन रिपोर्टेड इन आसाम एंड बांग्लादेश ड्यू टू इंटेंसिफाइड मानसून पैटर्न। ठीक है। 2024 में इंडिया एक्सपेंडिंग द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2.0 टू इंक्लूड रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन। सॉइल हेल्थ कार्ड 2.0 रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन। अब आगे आ जाते हैं स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया क्या क्या है? एलुवियल सॉइल, ये पाई जाती है इंडो गैंगटिक प्लेन्स में और कोस्टल प्लेन्स में। इंडो गैंगटिक एंड कोस्टल प्लेन्स, ये जो पूरा मैप बनता है अपना, ये पूरा हो गया इंडो गैंगटिक, और ये कोस्टल प्लेन्स में इतना, ये एरिया। इंडो गैंगटिक एंड कोस्टल प्लेन्स हाईली फर्टाइल, सपोर्ट राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू एरिया में, मेनली महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। ये है कार्टन कल्टीवेशन के लिए, और इसमें ब्लैक सॉइल जिसको रेगुर सॉइल बोलते हैं, ब्लैक रेगुर सॉइल। एक हम लोगों ने और देखा था चरनोजेम, ऊपर देखा था, जिसको भी ब्लैक सॉइल बोलते हैं, लेकिन ब्लैक होने का रीजन दोनों में अलग अलग है। चरनोजेम जो ग्रासलैंड की सॉइल थी वो ब्लैक है इसी वजह से क्योंकि इसमें ह्यूमस या ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है। लेकिन ब्लैक सॉइल ये पेरेंट रॉक मटेरियल जो होता है इसका, वो है जो वोल्केनिक रॉक्स थी, बेसाल्टिक रॉक्स, इसका कलर ब्लैक बेसाल्ट की वजह से। तो ब्लैक सॉइल रेगुर सॉइल बोलते हैं, वो है कार्टन कल्टीवेशन और इसमें हाईली मॉइस्चर रिटेंशन होता है। ये डेक्कन प्लेटू और महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी इन सब में पाई जाती है, तो मतलब ये एरिया सॉर्ट ऑफ इतना एरिया। रेड सॉइल पे आते हैं। रेड सॉइल पाई जाती है तमिलनाडु में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में। रेड सॉइल में रिच इन आयरन, लेटराइट जैसा ही होती है, रिच इन आयरन, बस ज्यादा लीच नहीं होता। लो इन नाइट्रोजन, रिच इन आयरन, लो इन नाइट्रोजन। लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, ये भी आयरन रिच होती है, पोरस होती है, नीड्स फर्टिलाइजर्स, इसमें सारे फर्टिलाइजर चाहिए। ये मेनली पाई जाती है केरला, कर्नाटका और वेस्टर्न घाट में। डेजर्ट सॉइल पे अगर आते हैं तो राजस्थान और थार में सैंडी, लो ऑर्गेनिक कंटेंट। राजस्थान और गुजरात में, अगर गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये सैंडी होती है, लो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। माउंटेन सॉइल पाई जाती है मेनली हिमालयाज में, उसमें वेरीड फर्टिलिटी, सपोर्ट आर्चर्स एंड टीच, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो बहुत पतली सी सॉइल पाई जाती है, वेरी थिन सॉइल। अब इसकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स क्या हैं? सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। ये सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल मेनली पंजाब, हरियाणा, ड्यूटी ओवर इरिगेशन। और फिर एक रहा है, दूसरा है पीटी एंड मार्टी सॉइल्स इन सुंदरबन, केरला एंड बैक वाटर्स। सुंदरबन में और केरला के बैक वाटर्स में पाई जाती है सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से फैक्टर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? उसमें एक हो गया क्लाइमेट, जो हम लोगों ने देखा था, CLOPT टाइप से कुछ। एक तो हो गया क्लाइमेट, टोपोग्राफी हमने देखी थी, क्लाइमेट कैसे करता है, टेम्परेचर और रेनफॉल, ये की डिटर्मिनेंट्स हैं, वेदरिंग, इरोजन, ये सब डिटरमाइन करते हैं। फिजिकल वेदरिंग होगी, केमिकल वेदरिंग होगी, ये सब क्लाइमेट डिसाइड करता है। टोपोग्राफी दूसरा रोल प्ले करती है। स्लोप जो है, हमने बोलो बताया था कि सॉइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कितना होगा ये डिसाइड करता है। ज्यादा वेजिटेशन अगर ऑलरेडी है तो ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा। ह्यूमन एक्टिविटी
मेनली डिसाइड, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होते हैं वो भी रोल प्ले करती हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग डिग्रेड, एग्रीकल्चर और माइनिंग सॉइल को डिग्रेड करता है, उसकी क्वालिटी को। चैलेंजेस क्या हैं या इशूज? सॉइल इरोजन हो रहा है थ्रू वाटर, विंड, और इससे क्या होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब सॉइल इरोजन हमने देख लिया, सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज, डिफॉरेस्टेशन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, इसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। ओवर फर्टिलाइजर यूज, डिफॉरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल की वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है। इरोजन का मतलब कट के बह जाना, डिग्रेडेशन का मतलब उसकी क्वालिटी खराब हो जाना इन सिटू। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि फर्टाइल लैंड जो है वो कन्वर्ट करी जा रही है अर्बन कंक्रीट जंगल्स या अर्बन कंक्रीट जोन्स में। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इस चैलेंजेस इशूज, इससे रेनफॉल इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीजेज इरोजन। बहुत ज़्यादा रेन बहुत कम समय में हो जाएगी तो इरोजन ही होगा। और मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, आर्कटिक रीजन में आर्कटिक सॉइल जो है वो मेल्ट हो रही है, जिससे कि एक टिपिंग फिनोमेना को बोला जाता है, टिपिंग पॉइंट। क्योंकि इसके अंदर जो भी CO2 ट्रैप है वो और मेथेन दोनों रिलीज होगा तो एक साइकिल क्रिएट करता है। जितना ज्यादा मेथेन रिलीज उतना ज्यादा परमाफ्रॉस्ट पिघलेगी, और CO2 रिलीज होगा और परमाफ्रॉस्ट पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो एक साइकिल बन जाती है। इसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। परमाफ्रॉस्ट के लिए ये हो रहा है, मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट ऑफ आर्कटिक। गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज क्या है इंडिया में? एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इसका अभी 2.0 ला दिया है इन्होंने। इससे क्या होगा, रियल टाइम डाटा इंटीग्रेशन होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ये एक्सपेंडेड इन 2024। सॉइल हेल्थ कार्ड 2.0, रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर एडवाइजरी। सॉइल हेल्थ कार्ड, रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर एडवाइजरी। फिर दूसरा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अंडर, ये 2008 में लॉन्च हुआ था। नेशनल मिशन फॉर, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान में लॉन्च हुआ था। ये एम्फेसाइज करता है, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन का एम्फेसिस है ऑन सॉइल कंजर्वेशन। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग टू रिस्टोर सॉइल हेल्थ। बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लेते हैं क्या है और केस स्टडीज। ब्राजील का जीरो टिलेज एग्रीकल्चर है, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। चाइना का लोएस्ट प्लेटू जो है, लोएस्ट प्लेटू, चाइना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कराया, लोएस्ट प्लेटू रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिसने ट्रांसफॉर्म इरोडेड वेस्ट लैंड इनटू प्रोडक्टिव एरियाज। तो ये है ब्राजील का जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, और चाइना का है लोएस्ट प्लेटू रिस्टोरेशन। और इंडिया वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इंडिया का वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड सॉइल और वाटर कंजर्वेशन होता है। तो हो गया ब्राजील का जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, चाइना का लोएस्ट प्लेटू रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, और इंडिया का वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम या वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। वे फॉरवर्ड क्या है, कंजर्वेशन टिलेज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, या अपने यहाँ एक है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। फॉरेस्टेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, फास्ट सॉइल कंजर्वेशन, माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए वाटर यूज इफिशियंसी के लिए, और जिससे सैलिनाइजेशन कम होगा। कम्युनिटी लेड सॉइल कंजर्वेशन कैंपेन्स एट ग्रास रूट, कम्युनिटी लेड सॉइल कंजर्वेशन कैंपेन्स एट ग्रास रूट लाइक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। कैच द रेन प्रोग्राम था वाटर कंजर्वेशन वाला, जो जल जीवन जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च करती है हर मानसून सीजन से पहले। लिंकेजेज विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक तो SDG 2 है, सॉइल अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का और हंगर कम होगा। SDG 13 बोलता है क्लाइमेट एक्शन, सॉइल एज कार्बन सिंक, ये क्लाइमेट एक्शन का भी पार्ट हो गया, क्योंकि कार्बन स्टोर करता है सॉइल कार्बन, जिसको आप ग्रीन कार्बन बोल सकते हैं। SDG 15 बोलता है लाइफ ऑन लैंड, कम्बाइटिंग डेजर्टिफिकेशन, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड सॉइल। SDG 15 का यही मतलब है, लाइफ ऑन लैंड का। इसमें दो पार्ट आ गए, कम्बाइटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड रिस्टोरिंग डिग्रेडेड सॉइल।
अब आ जाते हैं दूसरा तीसरा नेचुरल रिसोर्स क्या है। पहला हम लोगों ने देख लिया वाटर, दूसरा हमने देख लिया सॉइल, अब तीसरा है फॉरेस्ट। इसका देखेंगे कि रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड है एक फॉरेस्ट, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले ही शुरू करते हैं, स्पेशल फोकस ऑन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, फोर कॉन्सेप्ट्स। फॉरेस्ट की डिफिनेशन बता रहे हैं। फॉरेस्ट लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाई ट्रीज एंड अंडर ग्रोथ। ट्रीज तो होने चाहिए, और उसके साथ अंडर ग्रोथ भी होनी चाहिए। लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाई ट्रीज and undergrowth, vital for carbon sequestration, biodiversity and water cycle, also for livelihoods, water cycle and livelihoods। एफएओ का स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 की है, बोलता है 30% ऑफ टोटल ग्लोबल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट बाई। ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट एफएओ का बोलता है 31% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया। इंडिया में तो 24 के आसपास है समथिंग। ग्लोबली ये 31% है। एफओ की ग्लोबल, एफओ की है, एफएओ की है स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि बता 31% ऑफ ग्लोबल लैंड एरिया इज अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के टाइप क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एक तो हो गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसमें आ गए तुम्हारे इक्वेटोरियल एंड मानसूनल दोनों। टेम्परेट फॉरेस्ट में आ गए डेसिडुअस एंड कॉनिफेरस, और फिर बोरियल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड बोरियल। ट्रॉपिकल में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होता है और मानसून डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। टेम्परेट में होता है टेम्परेट डेसिडुअस और कॉनिफेरस, और बोरियल या टाइगा फॉरेस्ट हो गया। लेटेस्ट डाटा और ट्रेंड्स क्या हैं। एफएओ का 2022 ग्लोबल असेसमेंट बोलता है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है, अभी जो हमने ऊपर देखा था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एफएओ 2022, उसके अकॉर्डिंग रसिया में सबसे ज्यादा है, फिर ब्राजील। चलो ब्राजील का तो पहला लग रहा था, लेकिन रसिया पहले पे, ब्राजील दूसरे पे है, कनाडा, यूएसए, चाइना सब्सिक्वेंटली है। और साउथ अमेरिका, कॉन्टिनेंट वाइज साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा है, फिर अफ्रीका, और उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में। तो ऐसा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन है। तो मेनली हमको ये जाना है, रसिया ज्यादा है, फिर ब्राजील है। और ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन ट्रेंड क्या है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉसेस 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एनुअली। ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फेस मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन, ये कर सकते हैं ड्यू टू पाम ऑयल प्लांट, पाम ट्री प्लांटेशन इन स्पेशली इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया। इन कंट्री में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फेसेस मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन। इन साउथ ईस्ट एशिया में तो चलो पाम ऑयल की वजह से हो गया, ब्राजील वगैरह में यहाँ पे कॉफी और इन सब प्लांटेशन की वजह से है। इंडिया स्पेसिफिक क्या है। इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, यही इसी की बात कर रहे थे। वो बोलता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर 21.71% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। टारगेट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का है कि 33%, जबकि अभी टोटल फॉरेस्ट कवर 21%.75 है। ट्री कवर मिला के 24 के आसपास हो जाता है। टॉप स्टेट वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल, उड़ीसा, और अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मैनग्रोव का कवर जो है 63.63 से इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश टॉप पे है। और इंडिया में कुल अभी भी 21.73% है फॉरेस्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश दूसरे पे। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। साउथ एशिया में इंडिया में अगर देखें तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक तो हो गया ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो ही गया, चलो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इंडिया में ट्रॉपिकल था। ट्रॉपिकल में एक मानसूनल था और एक था एवरग्रीन। तो हो गया ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
अरुणाचल और असम। ट्रॉपिकल हमने देख लिया, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। फिर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये इसी को बोलते हैं, ट्रॉपिकल में हमने दो देखा, एक वेट एवरग्रीन था और एक मानसूनल था। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसूनल फॉरेस्ट बोलते हैं। ये सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है मेनली। और फिर तीसरा है थॉर्न फॉरेस्ट, राजस्थान और गुजरात में। तो मेनली तीन तरह के, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस या मानसूनल फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान छत्तीसगढ़। एक फिर माउंटेन वाला फॉरेस्ट भी अलग से होगा। मैनग्रोव फॉरेस्ट एक और है कि ये सुंदरबन, लार्जेस्ट मैनग्रोव डेल्टा इन द वर्ल्ड। फिर आते हैं नेपाल और भूटान पे। नेपाल और भूटान में डेंस टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस इन द हिमालयन जोन। बांग्लादेश में सुंदरबन शेयर्ड विथ इंडिया। साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, कंट्रीज हैं मेनली इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड फिलीपींस। यहाँ पे फॉरेस्ट टाइप जो है वही ट्रॉपिकल। इंडिया में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उन्हीं को वेट एवरग्रीन बोला जा सकता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हो गया सुमात्रा, बोर्नियो, पपुआ न्यू गिनिया, और मैनग्रोव बेल्ट्स ओवर कोस्टल लाइंस, along कोस्टल लाइंस। ठीक है, ट्रेंड्स क्या है? इंडोनेशिया लार्जेस्ट ट्रॉपिकल कवर आउटसाइड अमेजन। ठीक है, इंडोनेशिया में लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर आउटसाइड अमेजन। मलेशिया में है सिग्निफिकेंट पीट स्वैम्प फॉरेस्ट। म्यांमार में है कि क्रिटिकल टीक फॉरेस्ट। तीनों इंपॉर्टेंट है। म्यांमार में क्रिटिकल टीक फॉरेस्ट, मलेशिया में सिग्निफिकेंट पीट फॉरेस्ट, इंडोनेशिया है लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कवर आउटसाइड अमेजन। इशूज क्या है यहाँ पे? रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ड्यू टू पाम ऑयल प्लांटेशंस इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और माइनिंग मेन थ्रेट है इन म्यांमार। पाम ऑयल प्लांटेशन, माइनिंग, इसके साथ साथ लॉगिंग तो सभी जगह चल रहा है, फेलिंग ऑफ ट्रीज। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं? पहला हो गया क्लाइमेट फैक्टर्स, उसमें मेनली मेनली तो रेनफॉल है, वैसे टेम्परेचर भी है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड। फिर है इडाफिक फैक्टर। इडाफिक का मतलब होता है सॉइल। सॉइल टाइप डिसाइड करता है, जैसे लेटराइट सॉइल फेवर डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो कि लेटराइट सॉइल इंडिया में है तमिलनाडु, केरला वगैरह में, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं। ट्रॉपिकल फैक्टर्स कौन से हैं? टोपोग्राफिकल फैक्टर होते हैं जो कि टोपोग्राफी फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। एक तो हो गया क्लाइमेट, दूसरा हो गया सॉइल, तीसरा हो गया जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं। एल्टीट्यूड वेरिएशन के साथ साथ क्या होता है? क्रिएट वर्टिकल जोनेशन। जैसे हिमालय में देखा जाए नीचे, यहाँ तो यहाँ पे लाइचेंस पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी खाई है। फिर यहाँ पे पाइन वगैरह पाया जाता है। नीचे यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस या मानसून फॉरेस्ट पाया जाता है। तो ऊपर बढ़ते बढ़ते रेनफॉल कम हो जाता है, वैसे वेजिटेशन कमजोर होता जाता है। ये हो गया एल्टीट्यूड वेरिएशन। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स क्या है? एग्रीकल्चर है मेनली, तो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन होता है, प्लांटेशन की वजह से होता है। अर्बनाइजेशन है, ये भी अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, लॉगिंग प्रेशर, फॉल। दूसरा एक और रीजन है जो प्रभावित करता है फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट लॉ। इंडिया में लाइक है कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन के लिए कैंपा है। चैलेंजेस और इश्यूज क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? अमेजन कॉफी की वजह से है, कांगो बे है, कांगो फेलिंग वगैरह, ट्री फेलिंग है, कहवा है। मेकॉन्ग बेसिन, इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में माइनिंग वगैरह हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा, इन सब में। और इशू क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। साउथ ईस्ट एशिया हैज लॉस्ट ओवर 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया। 50% इन लोगों ने खो दिया है इस ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया। क्लाइमेट चेंज अलग एक इशू है। फॉरेस्ट एक्ट एज ए कार्बन सिंक बट राइजिंग टेम्परेचर
इंक्रीजेज वाइल्ड फायर बढ़ रहा है फ्रिक्वेंसी, वाइल्ड फायर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। इलीगल लॉगिंग रैम्पेंट इन इंडोनेशिया, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। अर्बन एक्सपेंशन क्या है, कैसे वो एक इशू है। अर्बन एक्सपेंशन स्पेशली इन इंडिया लाइक बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई में अभी एरे फॉरेस्ट वाला इशू हो रहा था। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है इसके लिए, उसमें है नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन अंडर नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा ये हाँ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में ग्रीन इंडिया मिशन है। एक तो हो गया नेशनल अफोरेस्टेशन प्रोग्राम, फिर है ग्रीन इंडिया मिशन, और ये फिर आता है कैंपा, कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा, टू यूटिलाइज मनी फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉर रिफॉरेस्टेशन। ग्रीन इंडिया मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान NAPCC, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन इंडिया मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हो गया, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ग्रीन इंडिया मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, कैंपा हो गया, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी टू यूटिलाइज मनी फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉर रिफॉरेस्टेशन। एक है अमृत धरोहर स्कीम, बजट 2023 में आई थी, फॉर वेटलैंड एंड एसोसिएटेड फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अमृत धरोहर स्कीम, वेटलैंड एंड एसोसिएटेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अब आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, एशियान एग्रीमेंट ऑन ट्रांस बाउंड्री हेज पॉल्यूशन, कोई काम का नहीं है, टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स। वे फॉरवर्ड क्या है, कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये लोकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा। उसमें इंडिया में दो चलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व एंड कम्युनिटी, इंडिया में दो हैं, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। इसका एग्जाम्पल है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करना चाहिए टू कंबाइनिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टू रिड्यूस प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, इको लेवलिंग। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, रेड प्लस, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स। रेड प्लस के प्रोजेक्ट्स अगर इंडिया में आएंगे तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का पार्ट है। क्लाइमेट रिजिलियंट अफॉरेस्टेशन, यूजिंग नेटिव ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीसीज, ना कि सफेदा लगा दिया हमने यहाँ पे लाके, यूकेलिप्टस लगाने से नुकसान ही हो रहा फायदा के बजाय। यूजिंग नेटिव ड्राउट रेजिस्टेंट स्पीसीज। अब इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस में होगा सुंदरबन इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ है, क्रिटिकल फॉर मैनग्रोव कंजर्वेशन। बोर्नियो, हार्ट ऑफ बोर्नियो इनिशिएटिव, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में क्रॉस बॉर्डर कंजर्वेशन इनिशिएटिव कवरिंग 2,20,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट, 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेन फॉरेस्ट। अरुणाचल प्रदेश इंडिया में ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट टू लिंक फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ, ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो इसमें देखा जाए ये है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस मिल गया है, यहाँ पे ये 2.2 लाख रेन, बोर्नियो, हार्ट ऑफ बोर्नियो इनिशिएटिव 2.2 लाख ये लोग कंजर्व कर रहे हैं, 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इसको अलग अगले वीडियो में करते हैं, ये करेंगे अगले वीडियो में, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज।